कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं या किन किन कामों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कौन कौन से काम लेते हैं। कल से बेटा बहुत सारे बच्चे एक मैसेज कर रहे हैं कि सोडियम और पोटाशियम की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो शायद पंजाब के अंदर इंफ्रारेड है और केपी के अंदर विजिबल है। इनके अंदर थोड़ा, या केपीके के अंदर इंफ्रारेड है और पंजाब के अंदर विजिबल है, हम क्या करें? बेटा देखिए, ये दोनों टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के अंदर करेक्शन हम नहीं करवा सकते, क्योंकि जो पीएमसी की टेस्ट होगी उसके अंदर एग्जैक्ट वही लाइन आएगी जो बुक के अंदर। मैं आपको सिर्फ इस बात के अंदर ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर इस तरह से कोई भी तजाद आता है, चीजों के अंदर डिफरेंस आता है, तो आप प्रिफेर जो करो वो पंजाब को करो, क्योंकि पंजाब का बुक सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा उसको फॉलो किया जाता है। जैसे नस्ट के अंदर है या मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज है इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, नम्स वगैरह के अंदर जो भी आती है यूनिवर्सिटीज, वो ज्यादातर पंजाब बोर्ड को फॉलो करती है। तो अगर इस तरह का तजाद आता है तो मेरे ख्याल में जो आपको प्रिफेयर करना चाहिए वो पंजाब को करना चाहिए। बाकी एक्चुअल चीज आपको इंटरनेट से मिल सकती है, कि एक्चुअल चीज सच क्या है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको प्रिफेयर करोगे। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज सही है या ये सही है, क्योंकि सिंध के अंदर एक मसला हुआ था एनटीएस के अंदर, जो चैप्टर 10 के अंदर जो मायोपिया और हाइप्रोपिया का मसला है, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, उसको करेक्शन करवाई थी, तो टेस्ट के अंदर वही चीज आई जो बुक के अंदर थी। फिर स्टूडेंट कहते कि सर आपने तो ये कहा था, इसलिए मैं उस दिन के बाद टेक्स्ट बुक के अंदर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने ये करना है या वो करना है। ठीक है बेटा, तो आज हमारा नेक्स्ट बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक भी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की तरह ही होता है, और ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का ही टॉपिक है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके अंदर हमने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सजेस्ट करता है कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि हमने ये देखा था कि आइंस्टाइन ने यूजिंग क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रोसेस क्या कहता है नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट की नेचर कौन सी है। बेटा कम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर की एक बात थोड़ी जो है वो आप जहन में वापस ले आए, अपनी याददाश्त को थोड़ा जो है वो पीछे जो है वो अपने माइंड के अंदर जाएं कि कौन कौन सी मेमोरीज आपके जहन में है। एक चीज देखें, चैप्टर 8 के अंदर कहा गया है, जब हम स्टेशनरी वेव्स पढ़ते हैं उसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव दिए हुए बेटा। ठीक है, थोड़ा मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बड़ा बताता हूं, उसके बाद हम आते हैं कम्पटन इफेक्ट के अंदर, क्योंकि बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लॉज का रोल होता है, इसलिए थोड़ा आप माइंड में ताजा कर लें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है बेटा। ठीक है, तो पहले मैं बेटा डिस्कस करता हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होते हैं, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट समझानी है बेटा, कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक दीवार है बेटा, सपोज करें ये दीवार है बेटा हमारे पास, और इस तरह से बेटा एक वेव इस तरह से आ रही है, साइनोसॉइडल वेव आ रही है इस तरह से बेटा, इस तरह से आके इससे टकराती है बेटा।
इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा एफ है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बेटा पहले मैं इंसिडेंट पैरामीटर्स लिखता हूं बेटा, इंसिडेंट वेव पैरामीटर्स बेटा। जो इंसिडेंट वेव है उसके कौन से पैरामीटर्स हैं बेटा? आपको पता है बेटा कोई भी वेव जो होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, तो बेटा आप कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी बेटा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आप समझ ले f1 है बेटा। इंसिडेंट वेव लेंथ बेटा, इंसिडेंट वेव लेंथ बेटा, इंसिडेंट वेव लेंथ आप कर ले लेमडा 1 बेटा। ठीक है कि ये वेव है, इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी वेव लेंथ आप इसको भले डेटा में ले ले, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और इसकी वेव लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा कि ये एक वेव है जो इस तरह से जा रही है, इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और इसकी इंसिडेंट वेव लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर हमने सपोज किया बेटा। अब ये वेव यहाँ पे हुई हिट, ठीक है, और आपको पता है ये रिजिड एंड है, फिक्स एंड है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस तरह से वापस आएगी। ठीक है बेटा, ये वेव यहां से करेगी रिफ्लेक्ट बेटा, इस तरह से ये वेव आएगी इस तरह से बेटा। ठीक है, ब्लैक वेव कौन सी है बेटा? ब्लैक वेव है इंसिडेंट वेव बेटा। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव है बेटा, इंसिडेंट वेव है। और ये कौन सी है बेटा? ये है रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है बेटा, इंसिडेंट वेव किस तरफ जा रही है बेटा? इंसिडेंट वेव इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, और रिफ्लेक्टेड वेव वापस आ रही है बेटा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास हुई रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह से आ रही है बेटा। ठीक है, तो ये हुई इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। अब रिफ्लेक्टेड के पैरामीटर्स लिखें बेटा। ठीक है, अब हम करेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। पैरामीटर्स बेटा कौन से होते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज ही होगी बेटा। ये वेव क्या बेटा रूल है कि कोई भी वेव जब किसी भी चीज से रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मेरा साउंड है बेटा, ये किसी भी जगह से रिफ्लेक्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये लाइट है किसी चीज से रिफ्लेक्ट करती है, उस फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये वेव की रूल है कि अगर कोई चीज वेव है ना तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से बेटा फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस बेटा। ठीक, और इसका बेटा रिफ्लेक्टेड वेव लेंथ बेटा, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ जो लेमडा 2 होती है बेटा, ये किसके बराबर होगी? 10 सेंटीमीटर होगी बेटा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन इस डिस्कशन का ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ does not changes with reflection। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव कर दें बेटा, ऑफ वेव। ठीक है, डज नॉट चेंजेस विथ रिफ्लेक्शन, नो चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये वेव का उसूल है बेटा कि जब कोई भी वेव किसी भी जगह से रिफ्लेक्ट होती है
तो ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ना ही उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। ठीक है बेटा, ये माइंड में रखिए। अब आ जाए आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा कम्पटन इफेक्ट। कम्पटन इफेक्ट क्या कहता है बेटा? ठीक है बेटा, ये दिया था आर्थर कम्पटन ने। ठीक है, आर्थर कम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट करके एक अजीब सी रिजल्ट बताई। अब वो कौन सी रिजल्ट थी पहले देख लेते हैं उस रिजल्ट को। आर्थर कम्पटन का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट क्या कहती है या एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बेटा? आर्थर कम्पटन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया बेटा। ठीक है, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन लिया बेटा। इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी बेटा। आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादातर स्टेशनरी मिलता नहीं है हमें। तो फिर अगर हमें नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे बेटा? हम कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन लेंगे जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ऐसा लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मरा हुआ बेचारा इलेक्ट्रॉन जिसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा होता है किसी न्यूक्लियस के बाहर, उसको भी आप एज अ रेस्ट में मान ले कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में हो या उसके पास इतनी कोई खास एनर्जी ना हो, उसको रेस्ट में मान ले। तो ये हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जीरो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज रेस्ट में होगी इनिशियल मोमेंटम जीरो और इनिशियल एनर्जी इसके पास होगी। क्यों क्यों होगी एनर्जी इसके पास? क्योंकि आइंस्टाइन कहता है कि मास बराबर है एनर्जी के। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में भी है तो मास इज इक्वल टू द एनर्जी। आप कह सकते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके मास उसका मास बराबर एनर्जी के है, तो उसके पास रेस्ट एनर्जी होती है। और रेस्ट एनर्जी किसके बराबर होती है? एम नॉट सी स्क्वायर के। क्योंकि मैंने यहाँ पे ई नॉट लिखा है और आपको पता है ई नॉट जो होती है वो रेस्ट एनर्जी को, अगर मैं ई लिखता तो गलत होता क्योंकि ये रेस्ट में ई नहीं होती, ई नॉट होता है। ठीक है, और मैंने एम नॉट लिखा है क्योंकि रेस्ट में मास एम नॉट होता है, एम नहीं होता, मैंने एम नहीं लिखा बेटा। ठीक है, इसके पास एनर्जी होती है बेटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में बेटा, इसका इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो जीरो होता है और यहाँ पे इसकी इनिशियल एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर है। आप बनाए इसके एक्सेस बना ले कि ये बेटा इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के एक्सेस है। ये एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का वाई एक्सेस बेटा। ठीक है, अब इसने आर्थर कम्पटन ने क्या किया बेटा? आर्थर कम्पटन ने, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। अब इसने ये किया, एक एक्सरे को इसके ऊपर फॉल करवाया। यहां से आ रहा है, ये एक्सरे आ रहा है बेटा। ठीक है, ये एक्सरे, ये इस तरह से बेटा एक्सरे आ रहा है। ये एक्सरे का फोटोन या सॉरी एक्सरे आ रहा है। अभी मैं इसको ना फोटोन कहता हूँ ना वेव कहता हूँ। ये बेटा एक्सरे आ रहा है और ये एक्सरे आके इससे टकराता है। टकराने के बाद ये एक्सरे जो होता है वो इस तरह से इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये एक्सरे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया और टकराने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन भी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ बेटा रिकॉइल कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ मूव कर लेता है। ठीक है, आर्थर कम्पटन ने इस तरह से स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन लेके उसके ऊपर एक्सरे को फॉल करवाया। ठीक है बेटा, और ये बात याद रखिएगा, एक्सरे जो होती है वो हाई एनर्जी रेडिएशन है एज कंपेयर टू द अल्ट्रावायलेट।
एंड लेस एनर्जी रेडिएशन है एज कंपेयर टू द गामा, क्योंकि एक्सरे जो होते हैं ये अल्ट्रावायलेट और गामा रेज होते हैं, उनके बीच के अंदर जो रेडिएशन आती है वो एक्सरेज होती है। अगर हम अल्ट्रावायलेट के हिसाब से देखें तो हाई एनर्जी रेडिएशन है, अगर हम गामा के हिसाब से देखें तो लो एनर्जी रेडिएशन। और जनरली ये हाई रेडिएशन कंसीडर की के हाई डिग्री में जाते हैं, जैसे विजिबल से अल्ट्रावायलेट ज्यादा, अल्ट्रावायलेट से एक्सरे ज्यादा, एक्सरे से गामा रेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो बेटा आर्थर कम्पटन ने देखा कि इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ν1 है बेटा, और इसकी इंसिडेंट वेवलेंथ है बेटा λ1, और इनकी स्पीड है c के बराबर बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरेज। अब इसने नोट क्या किया बेटा, इसने नोट किया कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है बेटा, ये एक्सरे इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है और ये इसके रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन की रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है बेटा। इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है और एक्सरे इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, और ये इसकी एंगल्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसकी रिफ्लेक्शन एंगल थीटा है और इसकी रिफ्लेक्शन एंगल फाई है। ठीक है बेटा, तो ये इसने किया एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने में इसने जो एक्सरे इस्तेमाल किया उसकी फ्रीक्वेंसी ν1 थी और वेवलेंथ जो थी वो λ1 थी। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बेटा ये ν2 बन गई, और इसकी वेवलेंथ λ2 है, इसकी स्पीड सेम रही, और इसकी एनर्जी E2 इज इक्वल टू h ν2 बनी, और इसकी इनिशियल एनर्जी जो है यहाँ पे बनी है हमारे पास h ν1 बेटा। मोमेंटम का फार्मूला भी मैं लिख लेता हूँ सिंधु और बेटा, मैं मोमेंटम भी लिख लेता हूँ कि मोमेंटम का फार्मूला यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है वही मैं लिखता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी, क्योंकि मोमेंटम के 2-3 फार्मूले बनते हैं, तो मैं वही लिखता हूँ जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है मोमेंटम का फार्मूला बेटा। ठीक है, और इसका बेटा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसका मोमेंटम जो होता है बेटा इनिशियल मोमेंटम P1, इनिशियल एनर्जी E1, और ये होता है बेटा h ν1/c बेटा। ये फार्मूला आया कहाँ से, मैं इसको एक बार डेरिवेशन कर लेता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए बेटा। देखें, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट फोटॉन की बनी हुई है, और आइंस्टाइन कहता है जो भी पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी होती है m0 मूविंग की। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसकी एनर्जी होती है बेटा h न्यू। ठीक है बेटा, अब अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा mc इंटू सी। mc किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। तो इसका मकसद है कि मोमेंटम जो होता है बेटा वो इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, मोमेंटम हो जाएगा E/c, और E होती है बेटा h ν/c बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मोमेंटम का फार्मूला आ गया, और मोमेंटम का फार्मूला बेटा यहाँ से आया है, ये मोमेंटम का फार्मूला मैंने लिख दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, इसका मोमेंटम जो होता है उसके बारे में आप लिखोगे कि इसका मोमेंटम हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू h ν2/c। ठीक है बेटा, इसका मोमेंटम, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, इसको लिख दें 2। ठीक है बेटा, ये मैंने पैरामीटर्स लिख दिए हैं, और रिकॉइल्ड जो इलेक्ट्रॉन है बेटा उसकी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है बेटा E2 इज इक्वल टू है E के बराबर बेटा, और इसका मोमेंटम बेटा P2 इज इक्वल टू है P के बराबर बेटा।
ठीक है, तो ये मैंने वही पैरामीटर्स लिखे हैं बेटा जो आपके बुक के अंदर लगे हुए थे। ठीक है बेटा, अब देखें ये यहां से एक्सरे आ रहा है, इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी ν1 है, इसकी इनिशियल वेवलेंथ λ1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी c है। और अगर हम देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इसकी एनर्जी h ν1 है, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि ये लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन और इसका मोमेंटम h ν1 अपॉन c है। रिफ्लेक्शन के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी ν2 होती है और वेवलेंथ λ2 होता है और इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, c होती है। इसकी एनर्जी E2 h ν2 है और इसका मोमेंटम ये बन जाता है। ठीक है बेटा, अब ये हुआ इसका एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका हुआ। अब इसकी रिजल्ट्स क्या कहती हैं बेटा, इसकी रिजल्ट्स कहती हैं, ठीक है, इसकी रिजल्ट क्या कहती है बेटा। अब अगर हम देखेंगे कि आर्थर कम्पटन ने एक अजीब बात यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट की। कौन सी अजीब बात इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सरे आया, इस तरह से रिफ्लेक्ट करके चला गया, चला जाए, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, भले जाए। तो बेटा यहाँ पे आर्थर कम्पटन ने एक अजीब बात नोट की कि जब ये एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है और इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या कहा कम्पटन ने, अकॉर्डिंग टू द कम्पटन, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय कम्पटन बेटा, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय कम्पटन, क्या रिजल्ट आई बेटा, परफॉर्म्ड बाय कम्पटन। ठीक है, कौन सी रिजल्ट आई के फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एक्सरे slightly decreases and wavelength slightly, ठीक है बेटा, slightly increases। अब स्लाइटली इंक्रीज होता है, क्या फर्क पड़ता है, भले हो, इसमें क्या नई बात है। ये थी इसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। और दूसरी बात बेटा कि वेलोसिटी रिमेन्स सेम बेटा, वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आर्थर कम्पटन के एक्सपेरिमेंट ने कहा कि भाई आप जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में उसके ऊपर इस तरह से एक्सरे को फेंकोगे तो एक्सरे रिफ्लेक्ट करेगा एट सम एंगल थीटा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिकॉइल करेगा एट सम एंगल फाई। ठीक है, और आर्थर कम्पटन ने का मसला जो होता है यहाँ पे ये होता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो सॉरी वेवलेंथ बढ़ जाती है, स्लाइट फर्क आ जाता है इसके अंदर। वो इसमें मसला क्या है, मसला बहुत बड़ा है। कौन सा, कि अगर हम कहते हैं कि लाइट वेव है तो एक्सरे भी लाइट का हिस्सा है, एक्सरे भी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शामिल हो जाती है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सब दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो वेव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर की जाती है। मसला ये होता है कि अगर हम कहते हैं कि लाइट वेव है तो एक्सरे भी वेव है, अगर एक्सरे वेव है तो वेव की रिफ्लेक्शन के लॉज क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, न फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए न वेवलेंथ चेंज होनी चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर वेव की न फ्रीक्वेंसी चेंज होती है न वेवलेंथ चेंज होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द, अब ये मैं बात आपको बता रहा हूँ रीजन टेक्निकल, जहन में ये रखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? ठीक है, साउंड वगैरह ये तो मैकेनिकल वेव्स हैं, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, इसमें क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करवाओगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1। तो जैसे ही, बेटा ध्यान में रखिए, ध्यान से, बहुत तवज्जो से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सरे फॉल करवाओगे और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ν1, जैसे ही ये एक्सरे उसके ऊपर पड़ेगा तो ये एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड होता है और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने से ये एक और वेव इमिट करेगा, ये एक वेव इमिट करेगा, और ये, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और इमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है और उसी फ्रीक्वेंसी से करेगा जिस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करती है। यहाँ पे क्या है, एक्सरे फॉल कर रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी एक्सरे की है उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा। और आपको पता है चैप्टर 16 हमने पढ़ा है, पता नहीं बाहर के स्टूडेंट ने पढ़ा है ना या नहीं पढ़ा, हमारे स्टूडेंट ने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करता है, वाइब्रेटरी मोशन एक्सीलेटेड मोशन होती है। आपने पढ़ा है चैप्टर 8 के अंदर, ये तो सबने पढ़ा होगा कि वाइब्रेटरी मोशन एक्सीलेटेड मोशन है। और हमने चैप्टर 16 के अंदर पढ़ा था कोई भी चार्ज एक्सीलेट करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी, मैक्सवेल की थ्योरी है। तो इसका मतलब है ये एक्सीलेट करेगी और ये एक वेव इमिट करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने कहा था ना आपको, एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन की जितनी वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी इमिटेड वेव की होगी। अगर आपको याद है 16 चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, एंटीना के अंदर जितनी बार इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है वो इमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करने से वो एक और वेव इमिट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसका मकसद है कि ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि इस तरह से जो ν1 होनी चाहिए वो ν2 के बराबर होनी चाहिए, ओ सॉरी ν3 के बराबर होनी चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि ν1 इज इक्वल टू ν2 इज इक्वल टू ν3 अकॉर्डिंग टू EM थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, क्योंकि जब ये एक्सरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा और इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करती है, और इलेक्ट्रॉन की फिर वाइब्रेशन की वजह से उसमें से एक और वेव निकलेगी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो इंसिडेंट की होगी। मींस इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे। जब फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं होगा तो वेवलेंथ भी क्यों चेंज हो, क्योंकि आपको पता है क्यों चेंज हो वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो वेवलेंथ क्यों चेंज हो? तो मींस वेवलेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी नहीं चाहिए। कौन कहता है ये कहती है क्लासिकल थ्योरी, वेव थ्योरी। वो थ्योरी जो कहती है लाइट वेव है,
मैक्सवेल की थ्योरी जाहिर है, मैक्सवेल की थ्योरी हम मानते थे, तो मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी लाइट वेव है, नहीं चेंज होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट कहता है फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है। अब लिख लें रिजल्ट के जो है वो क्या कहती है वेव थ्योरी बेटा। एक्सप्लेनेशन explanation on the basis of classical theory. Classical theory means wave theory. Classical theory या wave theory of light. ठीक है, explanation क्या कहती है कि एक्सरेज are electromagnetic waves, therefore due to reflection की वजह से due to reflection there should be no change in frequency and wavelength after reflection. ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का रूल है, रिफ्लेक्शन से ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो ना वेवलेंथ चेंज हो। ठीक, मीन्स आप कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप कि वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन किसको? कम्पटन इफेक्ट को। एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ कम्पटन इफेक्ट। कम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो कम्पटन ने किया था उसकी रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी नाकाम गई। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में मैक्सवेल की थ्योरी नाकाम गई, इसी तरह से कम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई। अब क्या करें? वहां पे तो आइंस्टाइन है, तो पानी दीजिए यार, पानी पिए फिर बात को आगे बढ़ा। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि वेव थ्योरी तो नाकाम गई, तो आइंस्टाइन ने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम एक्सरे को वेव समझते हैं, तो एक्सरे अगर वेव है तो ना फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए ना वेवलेंथ चेंज होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कह रहा है कि वेवलेंथ भी चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। तो अब हम क्या करें? अब हम देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं प्लैंक्स के पास के भाई प्लैंक बताओ कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसके बारे में क्या कहती है, कैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी बेटा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन on the basis of quantum theory के प्लैंक से पूछते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहती है लाइट वेव नहीं है। लाइट वेव नहीं है तो फिर क्या है? लाइट फोटॉन की बनी हुई है, और फोटॉन क्या है? पार्टिकल है। ठीक है, अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है आप एक्सरे को वेव क्यों समझ रहे हैं? अगर आप एक्सरे को वेव समझोगे तो ये बात सही नहीं है, कम्पटन इफेक्ट की रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं होती। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है ना आप फोटॉन मान लो कि एक्सरे भी फोटॉन है। तो अगर हम फोटॉन को मान लेते हैं, चले मान लिया कि एक्सरे फोटॉन है, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहती है ऐसा हो सकता है। आप फोटॉन को पार्टिकल जब मानते हो तो इलेक्ट्रॉन पहले ही पार्टिकल है। आप इस बात को दो पार्टिकल की कुलियन मान लें,
आप रिफ्लेक्शन क्यों मानते हैं? आप कुलियन मान लें, आप ये मान लें कि यहाँ पे दो पार्टिकल की कुलियन है, और कौन सी कुलियन है? इलास्टिक कुलियन मान लें, क्योंकि छोटे पार्टिकल होते हैं और छोटे पार्टिकल के अंदर इंटरनल फोर्सेस बहुत ही कम होती है, इसलिए जब इंटरनल फोर्सेस बहुत ही कम होती है तो कुलियन को आप इलास्टिक मान लें। जब इलास्टिक कुलियन आप मान लेंगे तो बात ही खत्म, कि जब फोटॉन आ रहा था वो अपनी एनर्जी E1 लेके आ रहा था, वो आके इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसने अपनी थोड़ी एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, जब उसने थोड़ी अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी तो फोटॉन की एनर्जी हो गई कम, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गई कम तो एनर्जी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फ्रीक्वेंसी इसलिए कम होती है कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन को पार्टिकल माने, और फोटॉन एज अ पार्टिकल जब आके टकराता है इलेक्ट्रॉन से तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी दे देता है इलेक्ट्रॉन को, अपनी थोड़ी सी एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है, जब उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी का तो ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, इसलिए यहाँ पे ये होता है एनर्जी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशन है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो सही है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि अगर एक्सरे है, फोटॉन है, तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम। मींस ये रिजल्ट्स भी किसको एक्सप्लेन कर रही है? ये रिजल्ट्स भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को सही कह रही है कि लाइट की नेचर जो होती है वो वेव नहीं है, लाइट की नेचर कौन सी है? लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब मैं पहले बनाता हूं उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। बेटा मैं रेस्ट एनर्जी नहीं कह रहा, मैं काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये आ रहा है एक्सरे फोटॉन, ये एक्सरे फोटॉन है, ये एक्सरे फोटॉन जब इस आके किसके साथ टकराता है? इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मूव करता है, जाहिर है मूविंग के पास तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। अब इसके पास एनर्जी कहां से आई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है जाहिर है किसी जगह से तो एनर्जी आई, और वो कहां से आई? कुलियन की वजह से। और इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी E1 E है, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो इसकी एनर्जी E2 जो होगी वो लेस देन E1 हो जाएगी, क्योंकि इसने सम एनर्जी किसको दे दी? सम एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, इसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। और आपको ये भी पता है कि अगर c कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बेटा इसका मतलब है कि अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एक्सरे को फोटॉन मानते हैं तो ये कम्पटन का एक्सपेरिमेंट सही है। कम्पटन का एक्सपेरिमेंट कहता है दो पार्टिकल, आपने इलास्टिक कुलियन पढ़ी है ना चैप्टर 3 के अंदर, उसके अंदर आपने देखा है ना, एक बाल रेस्ट में, दूसरा बाल टकराता है, अपनी एनर्जी दे देता है, वो खुद रेस्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे ये पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे एक्सरे अपनी फुल एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा, पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए एक्सरे खुद भी आगे जाता है और सम एनर्जी दे देता है। यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, फुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है। फुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किसमें होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो फोटॉन होता है वो अपनी टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को। ये बेटा रूल है कि लो एनर्जी फोटॉन ट्रांसफर्स फुल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, high energy photon can transfer full as well as part of energy to the electron। ध्यान में रखिएगा, आगे ये चीज काम आएगी। एक्सरे हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी फोटॉन पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, जबकि लो एनर्जी फोटॉन पार्ट नहीं कर सकता, लो एनर्जी फोटॉन को टोटल देनी पड़ती है। तो अल्ट्रावायलेट इज लो एनर्जी फोटॉन देयरफॉर ट्रांसफर्स फुल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग। आप ये कंफ्यूज करेगी लाइन
ये है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये लाइन बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। ये बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपके पास सिंध का अगर बुक है बेटा तो खोल ले, मैं आपको बताता हूँ कौन सी लाइन कंफ्यूज करती है। ये बेटा पेज नंबर 246 पे बेटा, ये जो आइंस्टाइन से एक्सप्लेनेशन है, इसके अंदर बेटा ये जो पहली दो लाइंस है इनके अंदर एक बात कही गई। Albert Einstein provided a successful explanation of the photoelectric effect on the basis of quantum theory. He proposed that an electron either absorb one whole photon or it absorbs none. तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर आइंस्टाइन ने तो कहा था कि या फोटोन एब्जॉर्ब होगा या बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे तो हो रहा है, यहाँ पे कुछ फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फिर आइंस्टाइन गलत है। आइंस्टाइन ने ये बात कही थी अल्ट्रावायलेट के लिए। अल्ट्रावायलेट है लो एनर्जी, लो एनर्जी के अंदर ये बात सही है, हाई एनर्जी के अंदर सही नहीं है बेटा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसकी रिजल्ट लिख लें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी कहती है कि इन कम्पटन इफेक्ट, कम्पटन्स एक्सपेरिमेंट, देयर इज कुलियन, किसके दरमियान, कुलियन बिटवीन टू पार्टिकल्स, और कौन से पार्टिकल्स, फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। therefore in this collision photon transfers part of energy to electron, hence energy of photon decreases and frequency also decreases because energy is directly proportional to frequency, which results in increase in wavelength। ये किस में रिजल्ट करती है, वेवलेंथ की इंक्रीज के अंदर रिजल्ट करती है। इसका मकसद है कि कम्पटन का एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट की नेचर जो होती है वो पार्टिकल नेचर। कंक्लूड कर दें इसको, कंक्लूजन ये होगा बेटा, कंक्लूजन ये होगा कि कम्पटन इफेक्ट was successfully explained by quantum theory, therefore it suggests that light has a particle nature, लाइट को पार्टिकल नेचर होती है। इस पे पहुंचे थे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुल रही इस बात को एक्सप्लेन करने में कि जो अगर हम लाइट को फोटॉन मानते हैं तो कम्पटन इफेक्ट बिल्कुल सही कहता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए और वेवलेंथ बढ़नी चाहिए। मकसद कम्पटन इफेक्ट ने ये क्लियर कर दिया
कि लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो बेटा ये थ्योरेटिकल चीजें थी जो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर। बस 5-10 मिनट का काम है, सब्र कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर अब बस 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 भाई, तो एक टॉपिक तो कंप्लीट करने दे, अब इस टॉपिक को मैं बीच में तो नहीं छोड़ सकता। एक टॉपिक आप मेहरबानी करके कंप्लीट करने दे, उसके बाद जो है वो आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं करता। इस टॉपिक को मेहरबानी करके सुकून के साथ, आराम के साथ इसको पढ़ना है। मैं इसको कंप्लीट करने के साथ नहीं छोड़ूंगा, के सिवा नहीं छोड़ूंगा, भले दिन के 2 बजे 3 बजे, क्योंकि कल इतना फिर दिमाग कौन खपाएगा। तो बेटा अब आ जाते हैं मैथमेटिकल चीजों के ऊपर। अब इसको मुझे फिर बनाना पड़ेगा कि सपोज करें, या बेटा ये मेरे पास एक पिक्चर बनी हुई है मैथमेटिकली, मैं उसके ऊपर ये चीजें जो है वो बता देता हूँ बेटा। ये एक पिक्चर बनी हुई है, तो मैथमेटिकली मैं इक्वेशन इसके ऊपर ड्राइव कर देता हूँ। पहले भी जो है वो मैं आपको ये चीज समझा चुका हूँ बेटा। ठीक है, इसकी एनर्जी है बेटा, इस पे इक्वेशंस मैं बना लेता हूँ। इक्वेशंस में इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट की बात है बेटा। 5 मिनट 10 मिनट आप सब्र कर लें। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हुआ। ये जो है वो एक्सरे फोटॉन है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, इसकी वेवलेंथ ये है, और इसकी वेलोसिटी c है बेटा। इसकी एनर्जी है बेटा इज इक्वल टू, हमारे पास है बेटा एनर्जी इज इक्वल टू है h बेटा, और इसका मोमेंटम जो है बेटा वो है h/c बेटा। अब ये इस तरह से स्केटर होता है बेटा, ये इस तरह से स्केटर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्केटर होता है बेटा। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास है बेटा ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस बेटा। ठीक है, और इसकी स्केटरिंग एंगल है बेटा, इसकी कहीं पे थीटा लिखी हुई है, कहीं पे फाई लिखी है, मसला नहीं है बेटा। बहुत सारी जगहों पे इसको फाई समझा जाएगा, इसको थीटा, तो मसला नहीं है। आप एंगल को इसको थीटा करें, इसको फाई करें, इसको फाई करें, थीटा करें, कोई मसला नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है बेटा ν2, इसकी वेवलेंथ बन जाती है बेटा λ2, और इसकी स्पीड बेटा सेम रहती है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एनर्जी हो जाएगी बेटा h/ν2 बेटा, और इसका मोमेंटम जो हो जाएगा ये बन जाएगा बेटा h/c बेटा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसकी इक्वेशंस सिर्फ लिखने की होती है, मैं लिख लेता हूं बेटा इसकी इक्वेशंस को। अब देखिए बेटा, अब आप देखें बेटा, इनिशियल मोमेंटम बेटा, इनिशियल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का 0 होता है बेटा। आप लिख लें भले कि इनिशियल मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा, मैंने उसके ऊपर लिखा था कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है। इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है बेटा m0c², और इसका जो फाइनल मोमेंटम होता है बेटा मोमेंटम 2 इज इक्वल टू होता है p के बराबर, और इसकी एनर्जी E2 हो जाती है बेटा E के बराबर। ठीक है, क्योंकि बेटा ये रेस्ट में होता है तो एनर्जी m0c², ये मूव करता है तो एनर्जी होती है इस तरह से। अब देखिए बेटा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये इलास्टिक कुलियन है, इलास्टिक कुलियन हमने माना है क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि आप इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के दरमियान इलास्टिक कुलियन माने। अगर इलास्टिक कुलियन मानेंगे तो इलास्टिक कुलियन क्या कहती है, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। ठीक है, कंजर्वेशन का लॉ है ना बेटा, इलास्टिक कुलियन का लॉ है। इलास्टिक कुलियन का लॉ ये कहता है कि टोटल एनर्जी बिफोर कुलियन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर कुलियन, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। अब देख ले, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है टोटल एनर्जी बिफोर कुलियन, टोटल एनर्जी बिफोर कुलियन बेटा h/ν1
क्योंकि इसकी एनर्जी बेटा एच न्यू वन है और इसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि इसकी एनर्जी बेटा एम नॉट सी स्क्वायर है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कुलियन बेटा, आफ्टर कुलियन एनर्जी हो जाएगी बेटा एच न्यू टू प्लस हो जाएगी इसकी एनर्जी कौन सी हो जाएगी बेटा, ई होगी। इसको कर दे बेटा, आप इक्वेशन 1 कर दे कि इसकी एनर्जी एच न्यू वन है, इसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर एनर्जी जो होगी, सॉरी, इसके अंदर जो एनर्जी होती है एच न्यू टू होती है और इसके अंदर एनर्जी ई होती है। और आपको पता है बेटा कि टोटल एनर्जी के अंदर दो एनर्जीज होती है, इस एनर्जी के अंदर दो एनर्जीज होती है बेटा, कौन सी, एक होती है एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों आ जाती है। यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर शामिल है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन ये होती है। अब मैं करता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम का करते हैं तो मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या, अब देखिए बेटा मोमेंटम होता है वेक्टर, यहाँ पे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का तो जीरो है, लेकिन फोटॉन का इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि फोटॉन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है। लेकिन फोटॉन का फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, फाइनल मोमेंटम इस फोटॉन का देखें, इस फोटॉन इस तरफ जा रहा है तो इस मोमेंटम के होंगे दो कंपोनेंट बेटा, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन के होंगे दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा बेटा एच न्यू टू सी इनटू हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि बेटा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम फाइनल न अलोंग एक्स एक्सिस है न अलोंग वाई एक्सिस है। ये हो जाएगा बेटा एच न्यू टू अपॉन सी साइन थीटा, ये हो जाएंगे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और इसके भी देखें, इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, लेकिन फाइनल मोमेंटम देख लें, इसके मोमेंटम को मैं किसी और कलर से बनाता हूं। इसका बेटा ये हो जाएगा मोमेंटम P cos फाइ, और इसका ये मोमेंटम हो जाएगा P sin फाइ हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके कंपोनेंट होते हैं। इसका मकसद है मोमेंटम की कंजर्वेशन आप दो तरह से देखोगे, अलोंग एक्स एक्सिस भी कंजर्व होगा और अलोंग वाई एक्सिस भी कंजर्व होगा। मोमेंटम बेटा वेक्टर है, इसकी कंजर्वेशन दोनों तरह से देखेंगे। कैसे देखेंगे, ये देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, एच न्यू वन अपॉन सी प्लस जीरो, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू टू अपॉन सी cos थीटा प्लस पी cos फाइ, ठीक, क्योंकि देखें ये दोनों फोटॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन के दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में बेटा। अब इसको देखें अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस देखें बेटा, अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम जीरो है, क्योंकि बेटा फोटॉन का भी इनिशियल मोमेंटम सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में फोटॉन के पास भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन का तो ही जीरो। तो ये हो जाएगा बेटा, देखें ये इनिशियल मोमेंटम फोटॉन का और इलेक्ट्रॉन दोनों का अलोंग वाई एक्सिस है ही नहीं, लेकिन आफ्टर कुलियन है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहती है कि अगर इनिशियल नहीं है तो फाइनल भी नहीं होना चाहिए। अब देखें फाइनल में, फाइनल में इसका मोमेंटम अपवर्ड है, इसका मोमेंटम डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू टू अपॉन सी साइन थीटा माइनस, मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वेक्टर है बेटा, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को नेगेटिव कहेंगे, तो ये हो जाएगा P साइन फाइ बेटा। ये हो गई इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को याद नहीं करना, काम की नहीं है, ठीक है। अब काम की चीज कौन सी है, काम की चीज ये है कि कम्पटन ने कहा था कि वेवलेंथ चेंज होती है। अब ये जो हम इक्वेशंस पढ़े हैं ना, इन इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करके चेंज ऑफ वेवलेंथ और चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना सकते हैं। तो इन इक्वेशन से फार्मूला क्या आएगा, यूजिंग these equations we can find change
इन लेमडा एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दोनों को इस्तेमाल करके। अब चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है बेटा? अब जो चेंज होती है ना, कम्पटन ने कहा था, इसको कहा जाता है कम्पटन्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा बेटा, ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और ये बेटा सिर्फ फार्मूलाज लिखे हुए, और ये होता है बेटा h अपन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा ये होता है इस तरह से, ठीक है, 1 अपन न्यू टू, सॉरी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है बेटा, न्यू 1 माइनस 1 अपन न्यू टू इज इक्वल टू बेटा h अपन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा ये जो है वो हमारे पास इक्वेशन है, ये सिंध बोर्ड के अंदर क्लियर दी हुई है, बाकी बोर्ड्स के अंदर थोड़ा कंफ्यूजिंग दी गई है बेटा, ठीक है। न्यू टू माइनस न्यू वन, सॉरी मैंने लिख लिया है बेटा न्यू वन माइनस न्यू टू, तो ये हो जाएगा, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूं, कि ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, इसको आप इस तरह से न्यू टू माइनस न्यू वन, बेटा ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। और ये बेटा ये टर्म है कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट है, इसका मकसद है फ्रीक्वेंसी की चेंज किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी की चेंज डिपेंड करती है एंगल पे, डिपेंड्स अपॉन रिफ्लेक्शन एंगल। बेटा ये डिपेंड करती है रिफ्लेक्शन एंगल पे। इसका मकसद है बेटा कि अगर इस तरह से रिफ्लेक्शन एंगल थोड़ी है, थीटा थोड़ी है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी थोड़ी आएगी, और ज्यादा है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। तो बेटा अगर इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन देखेंगे, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या कहती है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे। एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी does not depends upon इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कोई भी उस पर डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? डिपेंड करती है एंगल पे, कि अगर एंगल कम है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंगल ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस फैक्टर आता है, एंगल जितनी छोटी होगी काज की वैल्यू ज्यादा होगी, माइनस ज्यादा होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। और काज 90 जीरो होती है, जितनी काज की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उतना इसके अंदर बेटा माइनस कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज ज्यादा आएगी, ठीक है। और चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला ले, चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला होता है बेटा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू हाफ एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा ये भी किस पे डिपेंड करती है बेटा? डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट एंगल। बेटा डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट, सॉरी रिफ्लेक्शन एंगल। बेटा किस पे डिपेंड करती है बेटा? डिपेंड्स अपॉन रिफ्लेक्शन एंगल। ये रिफ्लेक्शन एंगल पे डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, उसके ऊपर चेंज डिपेंड नहीं करती, चेंज डिपेंड करती एंगल पे। अगर एक एक्सरे 100 वाला हो, दूसरा एक्सरे 200 वाला हो, अगर उनकी रिफ्लेक्शन एंगल सेम है तो दोनों के अंदर चेंज सेम आएगी, क्योंकि चेंज ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर। बेटा ठीक है। और ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको कहा जाता है कम्पटन वेवलेंथ। बेटा कम्पटन वेवलेंथ, इस फैक्टर को कहा जाता है कम्पटन वेवलेंथ लेमडा सी। बेटा कम्पटन वेवलेंथ लेमडा सी होती है h अपॉन एम नॉट सी। फर्क महसूस करें, फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में सी स्क्वायर है और चेंज इन वेवलेंथ के फार्मूले में सी है। इसको कहा जाता है लेमडा सी कम्पटन वेवलेंथ, और इसकी अगर वैल्यू हम लिखेंगे 2.43 10⁻12 मीटर होता है मेरे ख्याल में, ठीक है, 2.426 है बेटा, 2.42 सेम बात होती है,
ठीक है 4 to 6 है, 6 को राउंड ऑफ करोगे 4 3 आ जाएगा, 2.43 10⁻12 है। ठीक है बेटा, और ये कम्पटन वेवलेंथ कब आती है? जब थीटा 90 डिग्री होती है बेटा। ठीक है, और मैक्सिमम चेंज कब आती है बेटा? मैक्सिमम चेंज आती है बेटा फ्रीक्वेंसी के अंदर, मैक्सिमम चेंज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। वैसे तो 90 होती है, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है मैं उसी को रखता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे मैक्सिमम चेंज आती है फ्रीक्वेंसी के अंदर, और फ्रीक्वेंसी बेटा कम्पटन वेवलेंथ होती है इसके बराबर बेटा। ठीक है, अब थोड़ा बेटा मैं जल्दी जल्दी के अंदर बुक रीडिंग कर लेता हूँ सिंध की, क्योंकि सिंध के अंदर सबसे बेहतर ये टॉपिक लिखा हुआ है, बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन के अंदर ज्यादा डिटेल्स है, सब बुक्स की चीजें इसके अंदर आ जाएंगी बेटा। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी में बेटा पढ़ लेता हूँ ताकि जो है वो हमें आसानी रहे इसके अंदर बेटा। ठीक है, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटा कल ये टॉपिक फिर नहीं होगा। जो थका हुआ है, जिसको समझ में आ गया, वो बुक रीडिंग भले ना करे, जाके खाना वाना खाए। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है कम्पटन इफेक्ट बेटा। ठीक है, अब कम्पटन इफेक्ट जो होता है बेटा, इसकी मैं जल्दी जल्दी में रीडिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल सब आपको बता दिए। It was reported by many observers that when X-rays are scattered due to the interaction with a light body such as electron, बेटा light body के साथ ये interaction होता है, such an electron, the scattered X-ray exhibit low frequency बेटा। क्या होता है? Low frequencies, higher wavelengths होती है than the incident radiation. Arthur Compton studied this phenomena of change in wavelength in the year 1926, making accurate measure based on the idea of the photon theory। क्योंकि इसने ही एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लाइट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरह मानोगे तो ये बात सही एक्सप्लेन होगी। Since a detailed study of the phenomena was made by Compton। ठीक है, अब आ जाए सेकंड पेज पे कि सेकंड पेज क्या कहता है। ठीक है, सेकंड पेज कहता है बेटा इसका, ठीक है बेटा, ये इसका है हमारे पास सेकंड पेज बेटा। ठीक है, ये हमारे पास है इसका सेकंड, मेड बाय कम्पटन। द इफेक्ट इज नाउ called as the Compton's effect। Compton effect provided a solid support बेटा, solid support for, ठीक है, किसके लिए? solid support for photon theory of light बेटा। ठीक है, for theory photon theory of light, ये solid support है। Since the results were obtained very elegantly described by assigning to the photon an energy h nu, ये चीजें बेटा प्रूव की हुई है, मैंने कर दी। The scattering is treated to be two body collision, कि इसको स्कैटरिंग को क्या आप समझो बेटा? टू बॉडी collision, दो बॉडी between the photon and the electron। It is sufficient to analyze the scattering process is a single frame of reference। ये बेटा along x axis the electron is treated at rest because for high energy photons and not for visible light। बेटा हाई एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में माना जाता है। ठीक है, the initial motion of the electron may be neglected। The photon approaches towards the electron with a frequency nu1 and is scattered at an angle theta with a lower frequency। ठीक है, nu2 the photon energies before and after collision are h nu1 and nu, ये चीजें हमने लिखी हैं। The energy and the momentum of the recoiled electron are E and P, ये सारी चीजें बेटा हमने लिख ली है मैंने वहां पे। अब आ जाए आप आखिरी बेटा चीज के ऊपर, उसके बाद आप जाके खाना खाएं बेटा। ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरह से आखिरी चीज, और आखिरी चीज ये बेटा इसकी आ जाती है हमारे पास ये। ठीक है, ये आखिरी इसका पेज है बेटा। अब ये इक्वेशंस दी गई है बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मकसद क्या होता है बेटा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मकसद है एक्स एक्सिस। क्यों बेटा? क्योंकि जो फोटोन जा रहा था ना वो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अक्रॉस द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेटा मींस वाई एक्सिस बेटा। ठीक है,
conservation of energy before and after collision. To obtain an expression for the final frequency nu as a function of the initial frequency nu1 and scattering angle theta, we have to eliminate p and a. इसको solve किया गया है, तो ये change in frequency का बेटा formula है। तो frequency की जो change होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के, और ये change in wavelength का है, और इस फैक्टर को कम्पटन फैक्टर कहा जाता है। इक्वेशन इज द फेमस कम्पटन फार्मूला for the increase in the wavelength of the scattered photon, the quantity h upon m naught c. इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है the Compton effect. It is called the Compton wavelength and is denoted by lambda c. h upon m naught c इसकी वैल्यू बेटा ये 10 पर और ये मीटर बेटा नीचे एज अ यूनिट है बेटा। बाकी भी बुक्स के बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी भी बुक्स के अंदर इससे ज्यादा जो है वो कम डिटेल्स दी गई है बेटा। ये मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके माइंड में जो है वो कोई चीज ना रहे बेटा। ये देखें, ये पंजाब बोर्ड का है बेटा, ठीक है। पंजाब बोर्ड के अंदर इतनी डिटेल नहीं दी हुई बेटा, ठीक है, जितनी सिंध के अंदर दी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ 2 पेजेस पे शामिल है, इतनी डिटेल्स नहीं दी गई बेटा। ये पीटीबी है, ठीक है, ये पंजाब बोर्ड है बेटा, ठीक है। इसके अंदर देखिए इतनी डिटेल्स नहीं दी हुई, डायरेक्ट जो है वो चीजों को बताया गया है, ठीक है। अब ये बेटा if the scattered x-rays photon are observed at 90 degree the Compton shift is equal to the Compton wavelength, क्योंकि बेटा cos 90 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा Compton के बराबर, ठीक है। ये ईयर लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बुक के अंदर ईयर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नीचे दिया, केपी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ जितना सिंध के अंदर दिया हुआ है। ये देखें, ये केपी का है, ठीक है बेटा, ये केपी बोर्ड का है बेटा, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, ये केपी के का है बेटा, ठीक है। ये केपी के अंदर भी देखें इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई जितनी सिंध के अंदर दी हुई है। सिंध को अगर आप पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो है वो और टॉपिक अच्छी तरह जो है वो, इसका एक और पेज भी केपी का है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये केपी के अंदर एक और भी पेज दिया हुआ है, इतना बड़ा, इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई, इक्वेशंस दी गई है शायद उसके ऊपर। मैं देखता हूं अगर है तो वो आपको दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल में ये है शायद, हाँ ये केपी का दूसरा पेज है बेटा, ठीक है। ये केपी का दूसरा पेज है बेटा, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी इतना ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ इक्वेशंस लिखी हुई है, कोई भी डिटेल नहीं दी हुई। जितनी बेहतर डिटेल सिंध के अंदर दी हुई है इस टॉपिक की और किसी बुक के अंदर नहीं दी हुई। सिंध को याद कीजिएगा, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, कल डिस्कस करेंगे।